हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका बेसर नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके पिछले जो वीडियो लेक्चर में हमने देखे थे वहां पे हम लोग अब तक पहले अध्याय आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का आंकिक प्रश्न कर रहे हैं और वहां पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 तक कर चुके हैं। और आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से आगे बढ़ेंगे और आज संकल्प है कि आज का क्लास हम क्या करेंगे, यहीं पे समाप्त करेंगे, जिसमें सारे आंकिक प्रश्न जितने भी आपके दिए गए हैं सबके सब हम लोग क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। बहुत मजा आएगा आज के क्लास में। तो चलिए आरंभ करते हैं और बिना देरी किए हुए देखते हैं कि क्या कहता है हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 19 या 1.19। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बड़ा कंसेप्चुअल है और आगे कब जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें खूब आनंद आएगा आपको। आनंद क्यों आएगा भाई? क्योंकि जितना भी आपने पढ़ा है अब उनके जो अंततः के भाग हैं जिसपे थोड़ा बच्चे कम ध्यान देते हैं उनसे संबंधित सारे यहाँ पे क्या आने वाले हैं, प्रश्न आने वाले हैं। तो फटाफट क्या करिए, लाइक कर दीजिए, साथ में इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में क्या करिए, शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी पता चल सके कि क्लास भाई क्या हो गई है, स्टार्ट हो गई है। तो चलिए आरंभ करते हुए बिना देरी किए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है आपका 1.19, किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोली गौसी पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स -1.0 × 10⁻³ न्यूटन × मीटर स्क्वायर पर कूलम है। ठीक है, क्या कहा पहले बात? तो पहले बात तो समझ लो। कह रहा है किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर, अब जिस बिंदु आवेश के बारे में बात की जा रही है उसी बिंदु आवेश को क्या माना जा रहा है, केंद्र माना जा रहा है। तो चलिए हमने मान लिया इसका केंद्र, यह हमारा बिंदु आवेश है। हमने मान लिया कि इस पे आवेश कितना है, क्यू है। ठीक है जी। अब यहाँ से 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या ली जा रही है। मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। इतनी त्रिज्या लेकर क्या खींचा जा रहा है, एक गोली गौसी पृष्ठ खींचा जा रहा है। एक यहाँ पे है, हम पृष्ठ की रचना करते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे हमने एक पृष्ठ बना लिया, ऐसे एक पृष्ठ बना लिया जिसकी त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अब आगे क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स कितना है, -1.0 × 10⁻³ न्यूटन × मीटर स्क्वायर पर कूलम के बराबर। तो चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो ध्यान से, क्या है सॉल्यूशन भाई? हल इसका कैसा निकालेंगे? हल बड़ा प्यारा है इसका। आपको दे रखा है वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स मतलब फाई का मान, फाई दिया है -1.0 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम के बराबर। सबसे पहली बात कि फ्लक्स का मान धनात्मक कब होता है और ऋणात्मक कब होता है, पहले जान लीजिए। जब किसी भी पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं केंद्र से कहाँ की ओर निकलती हैं, बाहर की ओर निकलती हैं, तो फ्लक्स का मान सदैव ही हमारा कैसा होता है, धनात्मक होता है। किंतु अगर वैद्युत रेखाएं जो हमारी हैं वो पृष्ठ से बाहर न निकल के पृष्ठ के कहाँ आ रही हो, अंदर आ रही हो, मतलब बाहर से आ रही हो कहाँ की तरफ, पृष्ठ के अंदर, तो उस कंडीशन में फ्लक्स का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। दैट मीन्स कि यह स्पष्ट है कि यहाँ पे जो फ्लक्स है वह इस पृष्ठ से बाहर न निकल के पृष्ठ के कहाँ आ रहा है, अंदर। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है आपको? आगे तो इतना फ्लक्स का मान दे दिया। अब यहाँ दो क्वेश्चन पूछा, पहला और दूसरा। पहला से सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है पहला में? कह रहा है कि यदि गौसी पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए, गौसी पृष्ठ की त्रिज्या कितनी कर दी जाए, 2 गुनी, मतलब यह जो 10 सेंटीमीटर है अब 10 के बजाय 10 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा, और अब की बार कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। तो एक गौसी पृष्ठ की अगर हम ऐसे रचना कर लें, आप ऐसे रचना कर समझ लीजिए, तो वो भी एक वृत्त बनाएगा। तो कह रहा है कि अगर हम गौसी पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, आपको यह बताना है कि पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स का मान कितना होगा। चलिए थोड़ा एक काम करते हैं, गौसी प्रमेय के आधार पर हम समझते हैं कि किसी पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरता है। तो आप लिखेंगे, आप चूंकि पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अब पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होता है भाई, तो वो होता है फाई इक्वल टू Q/ε0। ये बात तो आप अच्छे जानते हैं कि फाई का मान क्या होता है, Q/ε0 के बराबर। क्या यहाँ पे फाई जो है, हमारा फ्लक्स जो है, किसी भी प्रकार से इस गोले या इस पृष्ठ के त्रिज्या या आकार पर निर्भर कर रहा है क्या? देखो ध्यान से, कहीं पे भी ये त्रिज्या क्या है, आर का मान, हमारा त्रिज्या किसका मान है, आर का मान कितना दिया है, अब की बात 20 सेंटीमीटर। क्या फाई आर पे कहीं भी निर्भर कर रहा है या इसके किसी अन्य प्रकार के आकार आकृति पर
या आकार पे कहीं निर्भर कर रहा है क्या? तो नहीं, फाई जो निर्भर करता है वो सीधे सीधे किस पर निर्भर करता है? क्यू पे, आवेश पर निर्भर करता है। तो ये किसको कह रहा है बढ़ाने के लिए? त्रिज्या को बढ़ाने के लिए। तो क्या आपको लगता है कि त्रिज्या बढ़ा देने से पृष्ठ में फ्लक्स के पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन होगा? सर बिल्कुल नहीं होगा। कारण क्या है? तो कारण स्पष्ट यह है कि कहीं से भी फ्लक्स हमारी त्रिज्या पर निर्भर नहीं करती है। तो आप इसी बात में आप लिखेंगे कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स किसी भी प्रकार से गोली गॉसिप पृष्ठ की त्रिज्या या आकार पर निर्भर नहीं करता, अतः पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात फ्लक्स उतना ही रहेगा, फ्लक्स अपरिवर्तित रहेगा, और जब फ्लक्स अपरिवर्तित रहेगा तो देयरफॉर फ्लक्स का मान अभी भी हमारा कितना रहेगा? -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम के बराबर। क्लियर है? एकदम सिंपल सी बात है। जब हमारा फ्लक्स कहीं से भी किसी भी तरीके से इस गोली पृष्ठ के त्रिज्या या आकृति पर निर्भर नहीं कर रहा है तो जाहिर सी बात है फ्लक्स के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं पाया जाएगा। अब फ्लक्स हमारा पहले की भांति बना रहेगा और वो आपका -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम के क्या होगा? बराबर होगा। स्पष्ट है? आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्या कह रहा है बेटा? दूसरा देखिए, दूसरा आपका यहाँ पे कह रहा है कि बिंदु आवेश का मान क्या होगा? किसका मान पूछा आपसे? बिंदु आवेश का मान। आप लिखें बिंदु आवेश के मान के लिए, अगेन हम क्या प्रयोग करेंगे? यही हम प्रयोग करें, गाउस का प्रमेय यूज करें यहाँ पे। तो हम लिखेंगे चूंकि गॉस प्रमेय से फ्लक्स बराबर होता है हमारा Q/ε0। आप अच्छे जानते हैं इसके बारे में। अब यहाँ से चूंकि हमें आवेश का मान चाहिए तो फ्लक्स को π/1 लिख सकते हैं। अगर इसका हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो Q का मान कितना आ जाएगा आपका? तो Q का मान यहाँ पे निकल के आएगा हमारा फ्लक्स इंटू ε0, कितना हमारा आएगा? अब मान उठा कर रख देंगे, मान उठा कर रखेंगे तो क्या आएगा? देखो फ्लक्स का मान हमारा कितना है? -1.0 इंटू 10⁻³ और आप ε0 का मान जानते हैं। ε0 का मान कितना होता है भाई? तो ये होता है आपका 8.85 इंटू 10⁻⁻12 के बराबर, जानते हैं आप। अब इसको बस सरल कर लो, आसान है, कुछ करना ही नहीं जी, आपका मान आ जाएगा। सबसे पहले 10 के घात 3 और 10 के पावर -12, तो 3 में -12 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? -9। तो यहाँ आ गया -1.0 इंटू 8.85 इंटू 10⁻, -12 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा? -9, इतना आ गया। ठीक है, अब ये चूंकि 1.0 के 8.85 में मल्टीप्लाई करोगे मान में कोई अंतर नहीं आएगा और यहाँ से हमारा Q का मान निकल के आता है, Q इक्वल टू हो गया -8.85 इंटू 10⁻⁹ कूलम। और -9 कूलम है तो क्या लगा सकते हो? सी लगाओ। क्यों भाई? अब इसका मतलब क्या होता है? कूलम ही होता है। अब देखें यहाँ 10⁻⁹ है तो 10⁻⁹ को क्या लिख सकते हैं? नैनो। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यार Q का मान हमारा आ गया -8.85 नैनो कूलम के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया
कि जो बिंदु आवेश का मान है वो कितने के बराबर होगा, -8.85 नैनो कूलम के बराबर होगा। अच्छा, ये बात पहले ही समझ में नहीं आ रही है भाई? एक बात सोचो, अगर केंद्र पर आवेश जो होगा धनात्मक होगा तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलेंगे कि अंदर आएंगे? तो अगर इसके बारे में आपको क्लियर हो तो आप जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव प्लस से किधर की ओर जाती है, माइनस की ओर जाती है। तो यह स्पष्ट है, ये तो यही स्पष्ट है। और यहाँ ना भी हम कराए होते तो आपको समझ में आ जानी चाहिए थी ये बात कि आवेश का मान धनात्मक होगा ऋणात्मक होगा। जब पहले ही कहा गया कि फ्लक्स अंदर की ओर आ रहा है तो यह तभी संभव होगा कि भैया रखा गया आवेश कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। अगर आवेश ऋणात्मक नहीं होता तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बाहर से अंदर की तरफ गुजरती नहीं या अंदर की तरफ आती नहीं। क्लियर है? तो दो बातें। पहली बात कि क्या त्रिज्या बढ़ा देने से मान में कोई परिवर्तन होगा फ्लक्स के? सर बिल्कुल नहीं। त्रिज्या 2 गुनी कर दो, 4 गुनी कर दो, 10 गुनी कर दो या आधी कर दो या 1/3 कर दो, कुछ भी कर दो, मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। किसके? फ्लक्स के। दूसरी बात, आवेश कितना होगा तो जो फ्लक्स दिया उसके आधार पे आवेश निकाल दो। आवेश निकालोगे तो आप फार्मूला वही लगाओगे कि Φ=Q/ε0 और वहां से Q का मान निकालोगे तो ये हो गया Φ×ε0। बस वैल्यू पुट करो, अब वैल्यू पुट करने से हमारा मान आ गया -8.85 नैनो कूलम के बराबर। क्लियर? समझ में आ गया? तो चलिए फटाफट नोट करिए, उसके बाद से हम बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न पर। तो क्वेश्चन 1.19 करने के बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.20 या क्वेश्चन नंबर 20 का। ये 1.1 बड़ा कहानी है भाई। चलिए आरंभ करते हैं। और ये भी क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है, मजा आएगा इस क्वेश्चन करने के। अच्छा, इस जो क्वेश्चन है इसको जब डिराइव किया जाता है, फार्मूला जब जनरेट किया जाता है तो वहां भी हुबहू इसी प्रकार से कराया जाता है जैसा मैं इस प्रश्न करूंगा। तो इस प्रश्न के साथ साथ क्या होता है, उसका रिवीजन भी होता है। तो चलिए समझते हैं कैसे। क्या कह रहा प्रश्न? कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र 1.5 × 10³ न्यूटन पर कूलम त्रिज्यता अंतर्मुखी है तो गोले पर क्या बताना है आपको, नेट आवेश बताना। बहुत शानदार है क्वेश्चन। चलिए इसका हल निकालते हैं। कैसे करेंगे भाई? तो सबसे पहले आपका मान क्या दिया हुआ है, तो यहाँ दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या चालक के गोले पर अज्ञात परिमाण के क्या है, आवेश है। एक आप गोला बना लो, मान लो कि आपको ये गोला है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है यहां से यहां तक की दूरी दी है 10 सेंटीमीटर। हमने मान लिया कि केंद्र वो है। अब कह रहा है कि यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, तो 10 सेंटीमीटर तो यह है, 10 सेंटीमीटर और बढ़ जाओ यहां तक, मान लो यहां से लेकर यहां तक की भी दूरी कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर। अब अगर गौर से देखोगे तो ओ से लेकर अगर इसे बिंदु हम ए कह दें तो ए तक की जो बीच की दूरी होगी वो 10 + 10 मिलकर कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या कितनी हो गई हमारी, 20 सेंटीमीटर। मतलब आर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ आपका सर, आर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। 20 को जब मीटर में बदलोगे तो 20/100 और भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 0.2 मीटर के बराबर। ये हमारा दिया हुआ। कह रहे हैं यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र इतना, हम क्या करते हैं, बिंदु ए पर एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं इस प्रकार, एक अन्य गोले की रचना करते हैं जिसकी त्रिज्या कितने सेंटीमीटर के बराबर है, 20 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, अब मान लो कि इस पे हमने कोई एक बिंदु यहाँ पे ले लिया ई, सॉरी कोई भी बिंदु बी ले लिया। अगर ए से ओ की दूरी आपकी 20 है तो ओ से ए की भी दूरी कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, इस बिंदु पे हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया हुआ है, कितना दिया है, 1.5 × 10³ न्यूटन पर कूलम। तो ए का मान दिया हुआ है, ई बराबर दिया है 1.5 × 10³ न्यूटन पर कूलम। लेकिन एक बात है यहाँ पे, बात क्या बेटा, तो बात यह है कि कह रहा है कि त्रिज्यता अंतर्मुखी है। अब इसकी दिशा किधर है, तो त्रिज्यता अंतर्मुखी, अंतर्मुखी का मतलब क्या होता है, केंद्र की ओर, अंदर की ओर। तो इसकी दिशा हमारी ऐसी, ई की यह दिशा है। ठीक है जी, कह रहा है तो गोले पर नेट आवेश कितना है। अब सबसे पहली बात यहाँ पे जो निकालना, आपको नेट आवेश निकालना है, वो कैसे समझोगे, तो देखिए जब किसी गोले पर हम आवेश देते हैं तो यह आवेश गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या होते हैं, फैल जाते हैं। किंतु गोला ऐसा व्यवहार करता है कि जैसे लगता है कि सारे के सारे आवेश गोले के कहाँ पे स्थित है, केंद्र पर स्थित है। अतः हम क्या करेंगे,
गोले के केंद्र पर आवेश की गणना करेंगे। समझ में आ गई बात आपको? ये कैसा होगा? तो अगर इस गोले के केंद्र पर आवेश की गणना करने जाओगे तो सर्वप्रथम आप गॉसियन पृष्ठ का प्रयोग करोगे और देखोगे कि इस आवेश के कारण कितनी वैद्युत फ्लक्स बाहर की तरफ क्या हो रही है, निकल रही है। अर्थात आपको सर्वप्रथम यहाँ जो मान ज्ञात करना होगा वो किसका ज्ञात करना होगा? तो वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना होगा। अब यहाँ पे यह एक संपूर्ण गोला है और इस गोले पे एक समान रूप से हमारे क्या फैले हुए हैं? आवेश फैले हुए हैं। अब जो आवेश फैले हैं उसके कारण वैद्युत फ्लक्स कैसे कैसे निकलेगा, कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटे से पृष्ठ की रचना करते हैं। पहले एक छोटे से पृष्ठ ले लेते हैं जो कहाँ पे स्थित है? तो गोले के बाहरी पृष्ठ पे स्थित है। यह एक क्षेत्रफल है, छोटा सा हिस्सा, जिसका हमने मान लिया कि क्षेत्रफल हमारा कितने के बराबर है? डी के बराबर। अब गॉसियन पृष्ठ में आप जानते हैं कि क्षेत्रफल भी एक कैसी राशि की तरफ प्रदर्शित होती है? तो एक सदिश राशि की तरफ प्रदर्शित होती है। तो क्षेत्रफल की भी अपनी क्या होती है? दिशा। और वो दिशा तो पृष्ठ के सदैव लंबवत कहाँ की ओर? बाहर की ओर। तो हमने कहा कि मान लीजिए कि डीए की दिशा यह दिशा जो है किसकी है? डीए, सदिश डीए। ठीक है जी। तो अब अगर गौर से आप देखोगे तो आप डीए मतलब इस क्षेत्रफल तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का जो यह कोण बन रहा है, यह कोण इतना बन रहा है, यह कोण कितने के बराबर होगा? 180 के बराबर। क्लियर है? जो बात मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, वही बात मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। मैंने माना बिंदु बी पर एक सूक्ष्मतम क्षेत्रफल डीए है। अतः डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अगर क्षेत्रफल छोटा है तो वहां से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान भी क्या होगा? छोटा। तो हमने कहा डी फाई इजकल टू सदिश ई इंटू सदिश डी। पढ़ा होगा ना, वैद्युत क्षेत्र और पृष्ठ के क्षेत्रफल के बीच में संबंध। किसी भी पृष्ठ तथा वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता और उनके फ्लक्स के बीच में जो संबंध होता है वो होता है हमारा फाई इक्वल टू ए इंटू ए के बराबर। क्योंकि जो मान सूक्ष्मतम है उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं, तो डी फाई का मान आ जाएगा ए इंटू डी ए के बराबर। अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो आपको क्या पता चलेगा? तो यहाँ से डी फाई का मान आ जाएगा हमारा ई इंटू डी ए कॉस थीटा। क्लियर है? अब यहाँ से थीटा का मान कितना है? तो आप जानते हैं कि चूंकि थीटा बराबर दिया 180। क्यों भाई? क्योंकि क्षेत्र की दिशा और हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। तो यहाँ पे आ गया थीटा का मान 180। तो cos 180 का मान कितना होता है? तो cos 180 का मान होता है -1। अब बस ये वैल्यू उठा के आप रख दीजिए। तो हम रखेंगे तो डी फाई का मान हमारा निकल के आ जाएगा डी फाई इक्वल टू ई इंटू डी ए कॉस 180। और यहाँ से डी फाई का मान हमारा आ जाएगा ई इंटू डी ए कॉस 180 का मान कितना होगा? -1। तो डी फाई का मान निकल के आ गया माइनस ई इंटू डी ए के बराबर। क्लियर है जी? तो एक सूक्ष्मतम क्षेत्रफल से निकलने वाला सूक्ष्मतम फ्लक्स का मान आ गया ई इंटू डी ए के बराबर। लेकिन हमें तो सूक्ष्मतम नहीं चाहिए सर, हमें क्या चाहिए? हमें तो चाहिए कि पूरे पृष्ठ से निकलने वाला या पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब यहाँ लिखेंगे आप, इसलिए संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? तो इस छोटे से भाग का इंटीग्रेशन कर देंगे। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा भाई? तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे देयरफॉर फाई, फाई का मतलब क्या हुआ? पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, यह बराबर हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। ठीक है जी। अब डी फाई का मान क्या उठा कर रख दो? डी फाई का मान है माइनस ई इंटू डी ए के बराबर। ठीक। अब आप अच्छे जानते हो कि ई हमारा क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। वैद्युत क्षेत्र रखा है तो सबके लिए क्या रहेंगे? एक समान रहेंगे। माइनस का आप इंटीग्रेशन करते नहीं, तो यहाँ से फाई का मान क्या निकल के आ गया? -a इंटीग्रेशन ऑफ डी।
इसका मतलब परिवर्तनशील जो है यहाँ पे वो हमारा क्या है, तो वह हमारा एक्चुअल ए है, क्षेत्रफल है। ठीक है जी। अब जो यह क्षेत्रफल है वो किसका है, गोले का है। तो सूक्ष्म भाग का क्षेत्रफल अगर डीए है तो संपूर्ण गोले, इसको ले लो आप समीकरण नंबर 1, और आपने कह चुकी संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल यह है इंटीग्रेशन ऑफ डीए, और इसका जो मान आता है हमारा निकल के वो किसके बराबर आता है, 4πr² के बराबर। तो हम इसी 4πr² को यहाँ पर रख दें, तो लिखे समीकरण 1 से, और हमारा देयरफॉर फाई का मान आएगा -e इंटू 4πr² के बराबर। क्लियर है जी, समझ में आया। अब कुछ नहीं करना बेटा जी, अब आपको यहाँ ई का मान रख दीजिए, पाई का मान रख दीजिए और आर का मान रख दीजिए, आपका संपूर्ण फ्लक्स निकल के यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ देखिए -e का मान हमने ले लिया, कितना दिया है आपका 1.5 इंटू 10⁻³ 4, पाई का मान हमने ले लिया 3.14, आर का मान अभी आपने देखिए 0.2 था ना, तो 0.2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो 1.5 में 4 का मल्टीप्लाई करो तो 15 चौको 60 होता है, तो यह हो जाएगा -6.0 गुणे 10⁻³ गुणे 3.14 गुणे, इसका गुणा करोगे तो 0.2 का गुणा 0.2 होगा, तो यह हो जाएगा 0.04 के बराबर, इतना आएगा। अब सबसे पहले 6 का गुणा हम इसमें करते हैं, क्या आएगा देखिए, इसमें करेंगे तो -4 छक्के 24 के 4 2, और 6 कम 6 6 2 8 और 6 18, ये आ गया 18.84 गुणे 0.04 गुणे 10⁻³ अब अगर हम 4 का गुणा इसमें करें तो क्या आएगा, 4 चौको 16 और 8 चौका 32, 32 एक 33, 8 चौका 32 और 32 3 35, और 4 कम 4 और 4 3 कितना हो गया 7, दशमलव कितना है स्थान पे, तो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4, तो 0.7536 माइनस में आ गया और गुणे 10⁻³, इतना हमारा मान निकल के आ गया। अब इसके आधार पे क्या मान आएगा यहाँ पे, अगर इसके आधार पे आप देखना चाहोगे तो अगर मैंने आपको बताया है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, या तो 7536 के बटे में करके लिखो, या दशमलव को जितना स्थान आगे लेके जाएगा उतना यहाँ माइनस चढ़ेगा, और यहाँ पे हमारा मान आएगा, किसका मान निकाल रहे हैं, फ्लक्स का ना, तो फ्लक्स फाई बराबर आ जाएगा -7.536 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻3, इतना आएगा। अब 3 में समझ जाए कितना बचेगा 2, तो यहाँ पे फाई का मान आ गया -7.536 इंटू 10⁻²। ठीक है, और ये हमारा क्या है, फ्लक्स है, तो फ्लक्स का मान आ जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है जी, इतने के बराबर आएगा हमारा। तो चलिए ये हमारा क्या आ गया भाई, फ्लक्स का मान आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें केंद्र पर आवेश निकालना है, तो हम लिखेंगे चूंकि केंद्र पर आवेश के लिए किस पर में से, तो गॉस पर में से क्या होगा, फाई बराबर होता है Q/ε0। तो यहाँ से Q का मान कितना आएगा भाई, तो Q बराबर आ जाएगा आपका फाई इंटू ε0। ठीक, मान रख दीजिए उठा के, फाई का मान है -7.536 इंटू 10⁻², इधर रख लीजिए, अब मान रखिए यहाँ से देखिए Q बराबर आ गया फाई, फाई का मान अभी निकाला आपने -7.536 इंटू 10⁻² इंटू ε0 का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, इतने के बराबर होता है। अब इसके बाद हम जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा Q का मान देखिए कितना आएगा, कैलकुलेट जब आप करेंगे तो ये मान आ जाएगा -6.67 इंटू 10⁻⁹ कूलम के बराबर। ठीक है, तो आप उसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, और कुल आवेश का मान आ जाएगा -6.67 इंटू 10⁻⁹ कूलम के बराबर। तो यही हमारा केंद्र पर आवेश क्या किया जाएगा, पाया जाएगा। तो समझ में आ गया, मजा आया, आसान है, कुछ खास नहीं। तो चलिए नोट करें इसे, अगर कोई इशू हो तो आप हमसे क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में चैट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि सर हमको ये इशू हो रही है, लेकिन एक्चुअल में आपको इशू होना नहीं चाहिए,
हमें केंद्र पे आवेश निकालना था। केंद्र पे आवेश हम गॉस प्रमेय से ही निकाल सकते हैं भाई, इसी से पता चलेगा ना कि फ्लक्स, जब इस केंद्र के कारण फ्लक्स बाहर निकला है तो फ्लक्स निकलता किसके कारण है? आवेश के कारण निकलता है। तो आवेश कितना है सर? तो आवेश फ्लक्स के माध्यम से निकालोगे, फ्लक्स कितना होता है? I बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर। बस वैल्यू पुट कर दो, आपका मान क्या होगा? निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा हो, इंटरेस्ट आ रहा है तो चलिए फटाफट नोट करिए और फिर हम बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न पर। तो संदाव 2 क्वेश्चन करने के बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का, मतलब क्वेश्चन 1.21 का। ये भी बड़ा प्यारा सा चुलबुला सा क्वेश्चन है। कैसा है देखो, क्या कह रहा है कि 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले के पृष्ठीय आवेश घनत्व 80.0 माइक्रोकूलाम पर मीटर स्क्वायर है। पहला, गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या करिए? ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या दिया है भाई? तो आपका दिया है एक गोला है, यह मान लो यह गोला है और इसका यह व्यास दिया। व्यास का मान कितना दिया बेटा? तो ये आपका दिया 2.4 मीटर, याद रखिएगा 2.4 मीटर, यहां से यहां तक व्यास। ठीक है, आवेशित एक समान रूप से आवेशित चालक, इस एक समान रूप से आवेशित है जिसका पृष्ठीय घनत्व दिया था। पृष्ठीय घनत्व क्या होता है? तो पृष्ठीय घनत्व होता है आपका सिग्मा, पढ़े हो गए आपने। तो पृष्ठीय घनत्व का मान दिया है, कह रहे हैं कि गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। बड़ा सरल है भाई, कैसे निकालोगे आप? तो चलो यहाँ जो दिया उसको हम करते हैं, इसका हल देखिए। और हल में हम सर्वप्रथम ले रहे हैं गोले का पृष्ठीय घनत्व, और गोले का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा का मान दिया है हमारा 80.0 माइक्रोकूलाम। आप माइक्रो को चेंज कर दो तो हो जाएगा 80.0 गुणे 10 पावर माइनस 6 कूलाम के बराबर। तथा गोले का व्यास दिया है, कितना दिया है? 2.4 मीटर के बराबर। हमें गोले के क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए होता है। तो हमें इसकी अगर त्रिज्या निकालें तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा व्यास बटा 2, व्यास हो गया 2.4 बटा 2, कट के देगा 1.2 मीटर के बराबर। ये आ गई त्रिज्या। क्या निकालना सर आपको? तो पहला यहाँ जो सॉल्व करना है वह सॉल्व करना है कि गोले पे आवेश ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कि चूंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व यह बराबर होता है सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए के। पढ़ा होगा आपने, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए के। हमें क्यू क्या है? आवेश है। ए क्या है? गोले का पृष्ठ है, जहां क्यू आवेश की मात्रा और ए गोले का क्षेत्रफल, ठीक है जी। हमें क्या निकालना है? क्यू का मान निकालना है, तो इसको बाई 1 करके हम निकालें तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू ए के बराबर। बस मान रख दो भाई, कुछ करना ही नहीं जी। क्यू सिग्मा ए का मान, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो 4 पाई आर स्क्वायर। हमने त्रिज्या यहाँ निकाला, तो त्रिज्या हमारा किसका मान है? आर का, 4 पाई आर स्क्वायर मान रखो। तो क्यू इक्वल टू हमारा सिग्मा का मान दिया है 80.0 गुणे 10 पावर माइनस 6 4 3.14 गुणे आर। आर का मान हमें कितना प्राप्त हुआ? 1.2 गुणे 1.2, इतना आया हमारा। ठीक है जी। कैलकुलेट करने पे क्यू का मान कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे क्यू का जो मान आएगा हमारा निकल के वो आ जाएगा 1.45 इंटू 10 पावर माइनस 3 कूलाम के बराबर। अब ये जो मान आया है यही हमारा मान क्या होगा? इस पूरे गोले पर आवेश हो जाएगा जो एक समान रूप से क्या हुआ है? फैला हुआ है। तो हम लिखेंगे अर्थात एक समान रूप से फैले गोले पर कुल आवेश 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 3 कूलाम होगा, यह है। ठीक, ये तो हो गया हमारा पहला का जवाब। अब दूसरा, अभी इसके जस्ट पिछले क्वेश्चन में आपने पढ़ा था कि अगर गोले पर एक समान रूप से आवेश फैले हैं तो गोला ऐसा व्यवहार करता है कि जैसे सारे आवेश उस गोले के कहाँ फैले हों, कहाँ स्थित हो? गोले के केंद्र पर स्थित हो।
अब यदि गोले के केंद्र पर आवेश स्थित होगा तो यह आवेश चूंकि धनात्मक हमारा मान आया है तो अपने अंदर से वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को कहाँ उत्सर्जित करेगा, बाहर की ओर उत्सर्जित करेगा। गोला एक बंद पृष्ठ है और इसमें से क्या हो रहा है, बाहर की तरफ वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, तो अगर बाहर निकलेंगे तो यहाँ क्या उत्पन्न हो जाएगा, फ्लक्स उत्पन्न होगा। तो यही पूछा है कि गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या है, तो आप यहाँ लिखें गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स। अब क्या किस माध्यम से निकालोगे, तो गॉस प्रमेय से। क्या होता है भाई, चूंकि फाई बराबर होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट, यही आपका होता है। कहां से है, तो गॉस प्रमेय, गॉस प्रमेय से। ठीक है जी, अब कुछ नहीं करना, मान उठा के रख दीजिए। यहाँ Q का मान आपने निकाला 1.45 इंटू 10 पावर माइनस 3 और एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12। 10 पावर माइनस 12 को उधर लेके जाइए, कितना आएगा 1.45 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू 10 पावर 12, ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, नीचे आ गया 8.85। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा फ्लक्स का जो मान निकल के आएगा वो आपका निकल के आ जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर 8 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम के बराबर। क्लियर है, तो यहाँ पे हमारा मान आ गया 1.6 इंटू 10 पावर 8 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम के बराबर। और यही जो मान हमारा आया है एक्चुअल में, यही गोले के पृष्ठ से निर्गत होने वाला क्या है, कुल फ्लक्स है। तो आप एक लाइन में लिख सकते हैं यहाँ पे, अर्थात गोले के पृष्ठ से निर्गत होने वाला कुल फ्लक्स 1.6 इंटू 10 पावर 8 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो यहाँ से पहले क्या करोगे, आप आवेश की मात्रा निकालोगे और फिर गॉस प्रमेय लगा के आप बड़ी सरलता से इसका क्या निकाल दोगे, पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स मान ज्ञात कर लोगे। तो मुझे लग रहा है कि आपको बड़े अच्छे सब समझ में आ रहा होगा, कंसेप्ट सारे क्लियर होंगे। तो चलिए एंजॉय करिए, लिखिए आप 1.21 को और उसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न। तो चलिए 1.21 करने के बाद अब हम बात करते हैं 1.22 का। क्या कहता है 1.22 भाई, तो कह रहा है कि कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रेखीय आवेश घनत्व क्या करिए, ज्ञात क्या क्या दिया है, चलो हल करते हैं इसका। एक तो दिया है 2 सेंटीमीटर दूरी पर, मतलब r का मान दिया हुआ है, तो r बराबर दिया है 2 सेंटीमीटर। अब 2 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में बदलोगे तो क्या आएगा भाई, तो यह आ जाएगा 2 × 10⁻² मीटर के बराबर, पढ़ा होगा आपने। दूसरी बात क्या कह रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान कितना दिया है 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, इतना दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि रैखिक आवेश घनत्व बताइए, तो रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है, लैम्डा। तो लैम्डा का मान आपसे पूछ रहा है, बड़ा सरल है, बड़ा सिंपल है। आप जानते हैं कि किसी रैखिक आवेश से कुछ दूरी पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाए तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रैखिक आवेश घनत्व तथा उस बिंदु के आवेश से बीच की दूरी के बीच में एक संबंध हमने पढ़ा था। तो क्या पढ़ा था हमने, हम कहे यहाँ पे चूंकि रैखिक आवेश से कुछ दूरी का मतलब हो गया r दूरी पर, कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र, और यह होता है E = λ/2πε0 इंटू r के बराबर। ये आपने पढ़ा होगा कि E का मान हो गया हमारा λ/2πε0 इंटू r के बराबर। हमें किसका मान चाहिए सर, लैम्डा का मान चाहिए। लैम्डा ही क्या है हमारा, रैखिक घनत्व है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लैम्डा = हो जाएगा आपका E × 2πε0 इंटू r के बराबर। उठा के मान रख दीजिए, जो आपका दिया है। E का मान दिया है 9 × 10⁴, 2 पाई का मान है 3.14,
एप्सिलॉन नॉट का मान आप जानते हैं 8.85 इंटू 10⁻²L, और आर का मान अभी आपने निकाला कितना है, 2 इंटू 10⁻² के बराबर। ठीक है जी। अब इसे अगर हम थोड़ा सॉल्व करें तो क्या आएगा, देखिए यहाँ से हमारा लैम्डा को जो मान निकल के आएगा वो आपका हो जाएगा 9 दूना 18 गुणे 3.14 गुणे 8.85 गुणे 2 गुणे, यहाँ देखो 12 और 2 मिलके कितना हो जाएगा 14, और 14 में से 4 जाके कितना बचेगा 10, तो 10⁻10 इतना आ गया। ठीक है। अब जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा मान यहाँ पे निकल के आएगा लैम्डा इक्वल टू 10 इंटू 10⁻6 के बराबर। ठीक, इतना क्या आएगा भाई, लैम्डा क्या है, रैखिक घनत्व, तो मात्रा क्या होगा, कूलाम पर मीटर, इतना हमारा होगा। ठीक, अब 10 इंटू 10⁻6 आया, तो -10⁻6 को क्या लिख सकते हो, माइक्रो, तो देयरफॉर लैम्डा का मान यहाँ पे आ जाएगा 10 माइक्रो कूलाम पर मीटर के बराबर। ठीक है जी। तो आपसे लास्ट में पूछा है कि रैखिक आवेश घनत्व कितना होगा, तो आप लिखिए अर्थात रैखिक आवेश घनत्व या कुल रैखिक आवेश घनत्व घनत्व 10 माइक्रो कूलाम पर मीटर होगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल है, आसान है। अगर आसान है तो अपनी प्रेजेंटिंग के लिए फटाफट लाइक दबा दीजिए यार, इतना तो आप कर ही सकते हैं। और वीडियो लेक्चर कैसा लगा आपको ये जरूर हमें बताएं। ठीक है, इससे कहीं ना कहीं हम लोग मोटिवेट होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, और चीजों को और आगे करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, जितना बेहतर से बेहतर हो सके उतना करने का प्रयास करेंगे। साथ में आपसे कमिटेड है हम लोग कि आपका इंटर का एग्जाम से पहले आपके सारे कोर्स का जितने भी आपके चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल पार्ट जितने भी हैं वो सारा मैं आपको यहाँ पे क्या करूंगा, उपलब्ध कराऊंगा। तो चलिए ऐसे ही अपने सपोर्ट को बनाते रहिए, साथ में अपने दोस्तों फ्रेंडों को क्या करते रहिए, यहाँ पे जोड़ते भी रहिए। तो चले नोट करें इसे, और फिर इसके बाद से हम करते हैं इसका लास्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23। तो चलो मेरे प्यारे दोस्तों, अब सबसे लास्ट प्रश्न करते हैं। बड़ा शानदार प्रश्न है और ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, अगर समझ में आएगा तो मजा भी आएगा, आपको समझने का प्रयास करिएगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये चीजें अच्छे से क्या हो, समझ में आए। जैसे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर रहे हैं। दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समानांतर एवं क्या है, निकट है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, दो धातु की पतली प्लेट बनाते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखना, मान लो एक धातु की प्लेट यह हो गई, और एक दूसरी धातु की प्लेट ये हो गई जो इसका क्या है, समानांतर, और एक दूसरे के निकट है। तो चलिए निकट ले लिया। इनकी भीतरी प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्वों के चिन्ह विपरीत है। जो इनके भीतर पृष्ठीय आवेश घनत्व है उनके चिन्ह जो है क्या है, विपरीत है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व के चिन्ह कब विपरीत हो सकते हैं, ये तब हो सकते हैं कि एक होगा धनावेशी तो एक क्या होगा, ऋणावेशी। तो इस पे हमने कहा कि आवेश की जो मात्रा है वो कैसा है, धनावेशी। एक समान रूप से इस पे धन आवेश फैले हुए, और इस पे एक समान रूप से क्या फैले हुए हैं, ऋण आवेश फैले हुए, ऐसे। ठीक? इनका परिमाण 17.0 गुणे 10⁻22 कूलाम पर मीटर किसका परिमाण है भाई, तो यह आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व का परिमाण है। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं, इसका सॉल्यूशन में लेते हैं। क्या लेंगे सॉल्यूशन में, देखिएगा सॉल्यूशन में दिया है पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, और ये होता है सिग्मा का मान दिया हमारा 17.0 इंटू 10⁻²² कूलाम पर मीटर स्क्वायर, इतना हमारा दिया। ठीक है जी। अब कह रहे हैं कि पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में तथा प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र E का परिमाण प्रकट कीजिए। आपको ये बताना है कि पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्रों में, तो बाह्य कहाँ, पहली प्लेट के बाहर इधर भी होगा और इधर भी होगा, फिर दूसरी प्लेट के बाहर, तो दूसरी प्लेट के बाहर कहाँ होगा, इस साइड भी होगा और उस साइड भी होगा। आपको क्या बताना है भाई, वैद्युत क्षेत्र का परिमाण प्रकलित करना है। तो चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पहले प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर किधर होगी। तो चूंकि ये धनावेशित है तो इसके कारण हमारी जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो इधर भी गुजरेंगी, इधर भी निकलेंगे, इधर भी निकलेंगे, इधर भी निकलेंगे।
तो इसका मतलब हुआ कि इसके द्वारा अगर हमने मान लिया कि पहले प्लेट के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E1 है, तो E1 की दिशा हमारी कुछ इस प्रकार से होगी, इधर की ओर होगी। ठीक है जी, यह हो गया E1 की दिशा। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे इधर भी बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे E1 की दिशा हमारी उधर इधर की तरफ होगी। यह हो गया हमारा E1। ठीक है, समझते रहना सब, E1 की दिशा हो गई। तो क्या इस प्लेट के बाहर नहीं होगा क्या, तो इस प्लेट के बाहर भी होगा, और इस प्लेट के बाहर जो दिशा होगी वो भी इधर की तरफ होगी, इधर की तरफ ही होगी। तो यह भी हमारा क्या हो गया, E1 आ गया। ठीक है जी, ये हमने किसकी दिशा दिखा दिया, E1। मैंने पहले प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमने कहा दिखा दिया, इसके बाहर दिखा दिया। इधर इस दिशा में होगा, बीच में भी उधर की साइड होगा, और इसके बाहर भी उधर की साइड होगा। अब बात करते हैं दूसरे प्लेट की। तो दूसरे प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, तो दूसरा प्लेट तो ऋणावेशित है भाई, यह वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को निकालेगा थोड़ी, यह अपने तरफ आने वाले को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। इसका मतलब दूसरी की तरफ जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वह इधर ही की तरफ होगी, मतलब अंदर की तरफ आएगी, और ये हमारा हो जाएगा दूसरा। अगर दूसरे के द्वारा मान लिया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E2, तो E2 किधर आ जाएगी। यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे इसकी दिशा किधर होगी, तो यहाँ भी तो अंदर की तरफ जाएगा, तो इसकी दिशा हमारी इधर की ओर हो जाएगी। इसकी दिशा बता रहे हैं हम, दूसरे वाले, दूसरा क्या हमारा E2। और इधर क्या होगा भाई, इधर समझिए, तो इधर भी अंदर की तरफ आने का प्रयास करेगा। याद रखना, इधर भी जो हमारी वैद्युत क्षेत्र होगी वो कहाँ आएगी, अंदर की तरफ आएगी। कौन सा, E2 वाला। उम्मीद करता हूं कि आपको अब समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमने वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा को क्या कर दिया, प्रदर्शित कर दिया। अब यहाँ समझते हैं पहला पहला कह रहा है कि पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का परिमाण कितना निकल के आएगा। तो ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पे विचार करें, इस वाले पे विचार करें, तो हम देख रहे हैं कि एक E1 इधर जा रहा है और E2 कहाँ जा रहा है, इधर। मतलब पहली वाली प्लेट के बाह्यतम बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा है, दोनों प्लेटों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा है वह एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। अगर एक दूसरे के विपरीत है तो क्या परिमाण में समान है क्या, तो बिल्कुल। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है आपका, ध्यान से देखना, कि पृष्ठीय आवेश घनत्वों के चिन्ह विपरीत है तथा इनका परिमाण क्या है, आपस में बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ समझो। इसका मतलब हुआ, हम यहाँ लिख रहे हैं कि किसी प्लेट से कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र, आप जानते हैं किसी प्लेट के कारण कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र जो होता है, E का मान हमारा आता है, वो होता है सिग्मा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर रेखीय आवेश घनत्व किसी पे का अगर प्लेट का हमें पता है, तब उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो होती है E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तो कह रहा है सर कि दोनों प्लेटों का परिमाण आपस में क्या है, बराबर। तो हम लिखेंगे अतः अतः पृष्ठीय आवेश घनत्व समान होने के कारण, किसके समान होने के कारण, दोनों प्लेटों के समान होने के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले वाली प्लेट के लिए आएगी वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूसरे वाले के लिए भी आएगी, और यह बराबर किसका होगा, सिग्मा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, मतलब दोनों प्लेटों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का परिमाण आपस में क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। अगर बराबर आ गया तो चलिए हम पहला यहाँ पे सॉल्व करते हैं, जो हमारा पहला पूछा है। पहला कह रहा है कि पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, तो पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो आप लिखेंगे पहले प्लेट के बाह्य क्षेत्र में E1 तथा E2 की दिशाएं विपरीत, जबकि परिमाण आपस में समान है। परिमाण आपस में क्या है भाई, समान। मतलब E1 का जितना परिमाण है उतना ही क्या है, E2 की भी परिमाण है। तो इस केस में इस बिंदु पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र निकालें, तो वो अगर हम कहें कि E है, तो E बराबर होगा E1 प्लस E2। अब परिमाण समान है,
तो एक होगा प्लस में देख क्या हो जाएगा माइनस, मतलब E1 प्लस माइनस E2, तो E1 माइनस E2, E2 की जगह पे E1 लिख सकते हैं, तो E1 माइनस E1 यह किसके बराबर हो जाएगा, शून्य के बराबर। क्लियर है, समझ में आ रही बात आपको। तो यहाँ पे परिमाण आपस में क्या है, समान है। अतः अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा इसके माध्यम से। समझ में आ गया आपको। और जो कंडीशन पहले वाले के लिए है वही कंडीशन बिल्कुल किसके लिए है, दूसरे वाले के लिए भी। यहाँ भी तो E1 और E2 का परिमाण आपस में समान, लेकिन दिशाएं क्या है, भिन्न भिन्न। तो यहाँ भी परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या आएगा, शून्य ही आएगा। तो यही बात बस यहाँ रिपीट कर दीजिए, कुछ करना ही नहीं है, सेम बात लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे दूसरे प्लेट के बाह्य क्षेत्र में E1 तथा E2 की दिशाएं विपरीत हैं, जबकि परिमाण समान है। अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। क्लियर सर, कंफर्म हो गया कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर परिणामी वैद्युत क्षेत्र दोनों प्लेट के बार बार शून्य हो गया, तो अब इन प्लेटों के मध्य में देखते हैं। अब मध्य में अगर देखें तो एक ही बिंदु पे जिधर E1 की दिशा है उधर ही हमारी क्या है, E2 की भी दिशा है। तो यहाँ तो परिणाम जरूर समान है, लेकिन दिशाएं भिन्न भिन्न नहीं है, दिशाएं क्या है, एक ही हो रहा है। इसलिए यहाँ पे हमारा परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकलेगा, और वह परिणामी क्षेत्र इन दोनों प्लेटों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के बीजगणितीय योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो आप क्या लिखोगे, सी में देखो, आप सी यहाँ कर रहे हैं, और सी में आप लिखेंगे अतः चूंकि प्लेटों के बीच परिणामी वैद्युत क्षेत्र, अगर हम इसे ई से लिखें तो ई बराबर हमारा हो जाएगा E1 प्लस E2, इतना हो जाएगा। मान उठा कर रखेंगे अगर हम, तो E1 का मान है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 का मान भी है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। हम थोड़ा इधर आते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ से हमारा E का मान आ जाएगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, कितना आ गया, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर। मान उठा कर रख दीजिए, मान रखेंगे तो E का मान है सिग्मा का मान कितना दिया है, 17.0 इंटू 10 पावर माइनस 22, और एप्सिलॉन नॉट का मान आप जानते हैं 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12। जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारा E का मान निकल के आएगा बेटा 1.92 इंटू 10 पावर माइनस 10 न्यूटन पर कूलम के बराबर। तो दोनों प्लेटों के बीच जो हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह तीव्रता 1.92 गुणे 10 पर माइनस 10 न्यूटन पर कूलम के बराबर होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर के साथ साथ यह पूरे एक्सरसाइज आपको बड़े ढंग से समझ में आया होगा, आनंदित हुए होंगे, और चीजों को स्पष्ट रूप में क्या कर पाए होंगे, समझ पाए होंगे। इसी उम्मीद के साथ बहुत जल्द हम लोग लेके आएंगे अगला चैप्टर, जो हमारा दूसरा अध्याय होगा स्थिर वैद्युतिकी से संबंधित, उसको लेके आ रहे हैं। और वहां पे हम फिर आगे के प्रश्नों के आंकिक प्रश्नों का हल ज्ञात करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रहिए, और साथ में ठीक से अपनी तैयारी को क्या करते रहिए, पूरा करते रहिए। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।